भोला नाम का एक मजदूर आदमी अपनी पत्नी रश्मि और 10 साल के बेटे मोहन के साथ रहता था। भोला बहुत ईमानदार और सीधा साधा आदमी था। तुम तो जानते ही हो, बरसात शुरू हो गई है। पिछली बार बरसात के दिन बहुत मुश्किल भरे थे। घर की छत चारों तरफ से टूटी हुई है। अगर इस बार कोई इंतजाम नहीं किया तो पहले जैसा हाल हो जाएगा। सारा बारिश का पानी घर में आ जाएगा। तुम सही कह रही हो रश्मि। पिछली बार बरसात के दिन बहुत मुश्किल भरे थे। इस बार हमें किसी तरह छत ठीक करवानी होगी। रश्मि, मैं मालिक के पास जा रहा हूँ। वो जरूर मेरी मदद करेंगे। अगर मालिक मुझे पैसे दे देंगे तो मैं कल ही छत ठीक करवा दूंगा। इतना कहकर भोला अपने मालिक के पास चला जाता है। मालिक, आप तो जानते ही हो कि इस समय घर में एक भी पैसा नहीं है। बरसात के दिन शुरू हो गए हैं। घर की छत चारों तरफ से टूट रही है। अगर मैंने छत ठीक नहीं करवाई तो बारिश का सारा पानी घर में आ जाएगा। पिछली बरसात में तो मैंने अपने घर का सामान अपने पड़ोसी के घर में रख दिया था, लेकिन इस बार उसने सामान रखने से मना कर दिया। अगर इस बार छत ठीक नहीं करवाई तो बारिश के पानी से घर का सारा सामान खराब हो जाएगा। मालिक, कृपया मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। आप अगले महीने की तनख्वाह से काट लेना। भोला, तुम्हें तो पता ही है कि मैंने कभी तुम्हें किसी चीज के लिए मना नहीं किया। मैंने हमेशा तुम्हारी मदद की है। और तुम्हें यह भी पता है कि हमारी फैक्ट्री दिन पर दिन घाटे में जा रही है। मुझे इस फैक्ट्री से बहुत नुकसान हो गया है, इसलिए अब मुझे ये फैक्ट्री बंद करनी पड़ेगी। तुम भी अपने लिए कोई दूसरा काम ढूंढ लो। मालिक, इस हालात में मुझे कहाँ काम मिलेगा? मैं तो आपसे सिर्फ पैसे उधार लेने आया था, लेकिन आपने मेरी नौकरी ही छीन ली। भोला, मैं तुम्हारी परेशानी समझता हूँ, लेकिन मैं भी मजबूर हूँ। जब कारोबार ही बंद हो रहा है तो मैं तुम्हें पैसे कहाँ से दूँ? भोला, मैं भी तुम्हारी तरह अपने परिवार के लिए परेशान हूँ। मुझे भी अपने परिवार के लिए दूसरा काम ढूंढना होगा घर के गुजारे के लिए। बेचारा भोला दुखी होकर अपने घर लौट आता है। रश्मि, मालिक ने मुझे पैसे देने से मना कर दिया। इस बरसात में वो भी हमारी तरह मजबूर है। मालिक ने फैक्ट्री बंद कर दी है, इसलिए मुझे भी काम से निकाल दिया गया। अब मुझे दूसरा काम ढूंढना पड़ेगा। ये तो बहुत बुरा हुआ जी। ऐसी बरसात में कहाँ काम मिलेगा? पहले तो छत की चिंता थी, लेकिन अब तो काम भी नहीं रहा। जब काम ही नहीं होगा तो छत कैसे ठीक होगी? रश्मि, तुम चिंता मत करो। मैं कल जरूर कोई काम ढूंढ लूंगा। अगर भगवान ने चाहा तो हम ये छत भी ठीक करवा लेंगे। अगले दिन भोला काम की तलाश में निकलता है। उसकी नजर एक बनिए के गोदाम पर पड़ती है। मुझे यहाँ जाकर पूछना चाहिए, शायद मुझे इस गोदाम में कोई काम मिल जाएगा। फिर भोला गोदाम के मालिक के पास जाता है। सेठ जी, मैं काम की तलाश में हूँ। क्या मुझे आपके गोदाम में काम मिल सकता है? हमारे गोदाम में काम करने के लिए मेहनती और भरोसेमंद लोग चाहिए। तुम क्या काम कर सकते हो? सेठ जी, मैंने खेतों में काम किया है और मुझे निर्माण कार्य का भी अच्छा अनुभव है। मैं हर तरह का काम करने के लिए तैयार हूँ। कृपया करके मुझे एक मौका दे दीजिए। आपको मेरा काम बहुत पसंद आएगा। मैं बहुत मेहनत से काम करता हूँ। हर कोई मेहनत से काम करता है। यहाँ खेती का काम नहीं होता है। यहाँ गाड़ी से बोरे उतारकर गोदाम में रखने होते हैं और फिर उन बोरों को उठाकर ग्राहकों को देना होता है। ठीक है सेठ जी, मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। आप बताइए मुझे कब से आना है? अभी हमारे पास कोई खाली जगह नहीं है। हाँ, अगर भविष्य में कोई जगह खाली होगी तो हम तुम्हें जरूर बताएंगे, लेकिन अभी के लिए मुझे खेद है, मैं तुम्हें अभी कोई काम नहीं दे सकता। ये सुनकर भोला निराश हो जाता है और वहां से चला जाता है। इसके बाद भोला हर जगह काम ढूंढता है। काम की तलाश में उसे सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन उसे कहीं भी काम नहीं मिलता। इसलिए वो सोचता है, पूरा दिन हो गया लेकिन मुझे कोई काम नहीं मिला। मैं रश्मि से कितने विश्वास से कहकर आया था कि आज मैं छत ठीक करवाने का इंतजाम कर लूंगा, लेकिन अब घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा है। मेरी नौकरी भी चली गई। हे भगवान, मेरी मदद करो। बेचारी रश्मि मेरी वजह से कितना दुख झेल रही है। भोला थककर एक चाय की दुकान पर जाता है। तभी एक आदमी उससे कहता है, आज अखबार में आया है कि इस बार बहुत ज्यादा बारिश होगी, लगभग 1 महीने तक लगातार, और बाढ़ का भी खतरा है। भाई, तुम ये क्या कह रहे हो? भगवान न करे ऐसा हो। अगर 1 महीने तक लगातार बारिश हुई तो किसान और गरीब लोग कैसे जिएंगे? बारिश की वजह से सारी फसलें खराब हो जाएंगी और गरीबों का काम धंधा बंद हो जाएगा। भाई, जो अखबार में लिखा है मैं वही बता रहा हूँ। अरे, अखबार वाले कुछ भी उल्टा सीधा छाप देते हैं
ताकि अखबार ज्यादा बिके। मैं कहता हूँ ऐसा कुछ नहीं होगा, जो भगवान चाहेगा वही होगा। पिछली बार अखबार में छपा था कि इस बार बिल्कुल भी बारिश नहीं होगी, लेकिन हुआ उसका उल्टा। पिछली बार कितनी बारिश हुई थी, अरे मेरी दुकान तक भी चूने लगी थी। इसीलिए अखबार की बातों पर ध्यान मत दो। मुझे लगता है तुम सही कह रहे हो। हमें अखबार की बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, लेकिन हाँ, हमें सावधान जरूर रहना चाहिए ताकि अगर कोई परेशानी आए तो हम तैयार रहें। भोला को इन दोनों आदमियों की बातें अजीब लगती हैं, इसलिए वो वहाँ से उठकर घर चला जाता है। वो अपनी पत्नी से कहता है, रश्मि, मैंने हर जगह काम ढूंढा, लेकिन मुझे कहीं काम नहीं मिला। अब तुम बताओ मैं क्या करूं? अब तो घर का राशन भी खत्म हो गया है और मोहन सुबह से बहुत बीमार है। उसका पूरा शरीर गर्म हो रहा है। मुझे लगता है उसे बुखार है। तुम उसके लिए दवा ले आओ। लेकिन रश्मि, मेरे पास एक पैसा तक नहीं है, फिर मैं मोहन के लिए दवा कैसे लाऊं? जल्द ही मोहन की हालत और खराब हो जाती है। भोला, अगर मोहन का इलाज नहीं हुआ तो उसकी हालत और बिगड़ सकती है। तुम्हें जल्दी कुछ करना होगा। मुझे पता है रश्मि, लेकिन मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है। ऐसे में मोहन के लिए दवाई कहाँ से लाऊं? तुम एक काम करो, हम सुरेश के घर चलते हैं, वो जरूर हमारी मदद करेगा। दोनों सुरेश के घर की ओर जाते हैं। भोला जोर जोर से सुरेश का दरवाजा खटखटाने लगता है। जैसे ही सुरेश बाहर आता है, भोला उससे कहता है, सुरेश, मेरा बेटा मोहन बहुत बीमार है। अगर उसे जल्द इलाज नहीं मिला तो उसकी हालत और बिगड़ जाएगी। तुम मुझे कुछ पैसे दे दो, मैं जिंदगी भर तुम्हारा एहसान नहीं भूलूंगा। भोला, मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ, लेकिन देखो मेरी हालत भी अच्छी नहीं है। अरे घर के बहुत खर्चे हैं, बच्चों के भी खर्चे हैं और आमदनी इतनी है नहीं, इसलिए मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं ज़रूर तुम्हारी मदद करता। मुझे बहुत दुख है कि मैं इस परेशानी में तुम्हारी मदद नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन भाई मैं भी मजबूर हूँ। सुरेश भाई, ये सिर्फ पैसों की बात नहीं है, ये मेरे बेटे की जिंदगी का सवाल है। क्या तुम सच में मेरी मदद नहीं कर सकते इस गंभीर स्थिति में? क्या मेरे बेटे की जिंदगी तुम्हारी दया और मदद के लायक नहीं है? भोला, मुझे समझने की कोशिश करो। मैं सच में तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन इस समय मेरी अपनी हालत ठीक नहीं है। मुझे यकीन है कि कोई ना कोई ज़रूर तुम्हारी मदद करेगा। इतना कहकर सुरेश घर के अंदर चला जाता है। सुरेश की पत्नी सुरेश से कहती है, दरवाजे पर कौन था? कौन इतनी जोर से दरवाजा पीट रहा था? मेरा दोस्त भोला था। उसका बेटा मोहन बहुत बीमार है। वो उसके इलाज के लिए पैसे मांगने आया था। मैंने उसे पैसे देने से मना कर दिया। लेकिन भोला तो तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त था। उसने कई बार मुश्किल समय में तुम्हारी मदद की है, फिर तुमने उसे पैसे देने से मना क्यों कर दिया? अरे मैं कोई दानवीर नहीं हूँ जो किसी की भी मदद करता रहूं। और जहाँ तक दोस्ती की बात है, मैं दोस्ती जब तक रखता हूँ जब तक मुझे सामने वाले से फायदा मिलता है। मान लो अगर मैं उसे पैसे दे भी दूं तो वो मेरे पैसे कैसे लौटाएगा? अब तो उसकी नौकरी भी चली गई है। मुझे लगता है तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर उसके बेटे को कुछ हो गया तो मैं क्या करूं? अगर हो गया तो हो जाने दो, वो जाने, उसकी पत्नी जाने। अरे मेरे अलावा और भी बहुत लोग हैं, कोई ना कोई जरूर उसकी मदद कर देगा। भगवान से डरो, मुसीबत आने में देर नहीं लगती। क्या पता तुम्हारा यही घमंड तुम्हें ले डूबे। अरे ये सब बेकार की बातें हैं, इन बातों पर ध्यान मत दो। वैसे भी ये घमंड की बात नहीं है। अरे भाई, ये मेरा पैसा है, मैं इसे किसी को दूं या ना दूं ये मेरी मर्जी है। भोला बहुत परेशान और मजबूर था। उसने अपने जान पहचान के सभी लोगों से पैसे उधार मांगे, लेकिन किसी ने उसे पैसे नहीं दिए। लोगों ने अलग अलग बहाने बनाए और उसकी मदद करने से मना कर दिया। किसी ने कहा कि वो खुद परेशान है, किसी ने कहा कि उनके पास पैसे नहीं है। उसकी हालत ऐसी हो गई कि वो सोचने लगा कि क्या सच में उसका कोई नहीं है जो उसकी मदद कर सके। तभी मोहन अपनी माँ से कहता है, माँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है। मेरा पूरा शरीर ठंड से कांप रहा है। आप कुछ क्यों नहीं करते? बच्चा मरने को तैयार है। अगर मरता है तो मरने दो, इसे भी पता चले कि ये गरीब बाप के घर में पैदा हुआ है। मैं लोगों से पैसे मांगते मांगते थक चुका हूँ, कोई मुझे पैसे देने को तैयार ही नहीं है। जबरदस्ती छीन के तो नहीं ला सकता ना मैं। ऐसा मत कहो, तुम एक बार मुखिया जी के पास जाओ, वो जरूर हमारी मदद करेंगे। मुखिया जी को बताओ कि हमारा बच्चा बीमार है, उसे इलाज की सख्त जरूरत है। भोला मुखिया जी के घर पहुंच जाता है। वो मुखिया जी से कहता है, मुखिया जी, मेरा बच्चा बहुत बीमार है, उसे इलाज की सख्त ज़रूरत है, लेकिन मेरे पास एक पैसा भी नहीं है जिससे मैं अपने बेटे का इलाज करवा सकूं। मैंने अपने दोस्तों, रिश्तेदारों सभी से पैसे मांगे,
लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की। अब आप ही हैं जो मेरी मदद कर सकते हैं। भोला, ये सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। बुरे समय में कोई किसी की मदद नहीं करता। दोस्त, रिश्तेदार सब हमारे साथ तब तक होते हैं जब तक हमारे पास पैसे होते हैं। बुरे समय में सब मुंह मोड़ लेते हैं। लेकिन भोला, ये कहते हुए मुझे दुख हो रहा है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। तुम्हें पता है कि सरकार ने इस साल की योजना में एक भी पैसा नहीं दिया है। गांव में जो थोड़ा बहुत काम हो रहा है वो मैं अपने पैसों से करवा रहा हूं। मैं दुनिया का कर्जदार बनता जा रहा हूं और गांव वालों ने एक नया धंधा और बना लिया है। वो मुझसे पैसे ऐसे लेने आते हैं जैसे उनका बाप रख गया हो यहाँ। मुझे माफ करना भोला, मैं ये बात तुम्हारे लिए नहीं कह रहा हूं। गांव में और भी बहुत लोग हैं, मैं उनके नाम नहीं बता सकता। ठीक है मुखिया जी, जब अपनों ने ही मदद नहीं की तो आप कैसे मदद कर सकते हैं? ये कहकर भोला वहां से निकल जाता है और सोचने लगता है। आज लोगों ने साबित कर दिया कि कोई किसी का नहीं होता। बुरे समय में कोई किसी का साथ नहीं देता। भोला सोच ही रहा था कि उसे चक्कर आने लगे और वो जमीन पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। वहां से एक भला आदमी गुजर रहा था। उसने भोला को बेहोश देखा और उसे भोला पर दया आ गई। अरे, ये तो बेहोश है। इसकी हालत बहुत गंभीर है। मुझे इसे यहाँ नहीं छोड़ना चाहिए। ये बेबस है और कमजोर भी। वो भला आदमी भोला को अपने घर ले जाता है और उसकी बहुत सेवा करता है। जल्द ही भोला को होश आ जाता है। मैं कहाँ हूँ? मैं तो अपने घर जा रहा था, फिर मैं यहाँ कैसे आ गया? मुझे जल्दी से अपने घर जाना होगा। तुम रास्ते में बेहोश पड़े थे, इसलिए मैं तुम्हें अपने घर ले आया। अभी तुम्हारा घर जाना ठीक नहीं होगा। पहले तुम्हें आराम करने की जरूरत है, फिर तुम अपने घर जा सकते हो। आपने मेरी मदद क्यों की? आप मुझे जानते भी नहीं हैं, फिर भी आपने मेरी मदद की। आप मुझे अपने घर ले आए और आपने मेरी इतनी देखभाल की। देखो भोला, जिंदगी में सिर्फ अपनी मदद करना काफी नहीं है। दरअसल हम सब एक दूसरे की मदद के लिए हैं। जब कोई इंसान परेशान होता है तो उसकी मदद करना हमारा कर्तव्य होता है। शायद तुमने अभी तक लोगों का सिर्फ बुरा पक्ष ही देखा है, लेकिन मेरा मानना है कि इस दुनिया में अच्छाई भी होती है। सच में? क्या आपको नहीं लगता कि लोग सिर्फ अपने फायदे के लिए जीते हैं? उन्हें दूसरों की कोई परवाह नहीं होती कि कोई जिए या मरे? हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं, लेकिन सभी लोग ऐसे नहीं होते। कुछ लोगों के अंदर अच्छाई भी होती है। वैसे तुम बेहोश कैसे हो गए थे? तुम्हें देखकर लगता है कि तुम ठीक नहीं हो। मेरा बेटा बहुत बीमार है। मेरे पास उसके इलाज करवाने के लिए पैसे भी नहीं हैं। मैंने अपने बेटे के इलाज के लिए सबसे पैसे मांगे, लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की। मैं आखिरी उम्मीद लेकर मुखिया जी के पास गया था, लेकिन उन्होंने भी मुझे पैसे देने से मना कर दिया। मैं इसी सोच में खोया हुआ था। अचानक मुझे चक्कर आने लगे। उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं। जब मुझे होश आया तो आप मेरे सामने थे। तुम तो बहुत बड़ी परेशानी में हो। अब तक तो तुम्हारे बेटे की हालत बहुत खराब हो गई होगी। तुम एक काम करो, जल्दी से अपने घर जाओ और अपने बेटे का इलाज कराओ। वो भला आदमी भोला को बहुत सारे पैसे देता है। तुम इन पैसों से अपने बेटे का इलाज कराओ और बाकी बचे पैसों से कोई काम शुरू कर लेना। जब तुम्हारे पास कभी पैसे आ जाएं तो मुझे लौटा देना। लेकिन भाई, मैं तुम्हें जानता भी नहीं हूँ, लेकिन तुम मेरे लिए किसी भगवान से कम नहीं हो। मैंने देवी देवताओं का नाम तो सुना जरूर है, लेकिन उन्हें कभी देखा नहीं था। और आज मैंने देख लिया आपने एक अनजान व्यक्ति की कितनी मदद की। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। अरे भाई, मैंने ऐसा क्या कर दिया? ये कोई बड़ी बात नहीं है। अब तुम जल्दी जाओ और अपने बेटे को दिखाओ। भोला जल्दी से घर जाता है और अपने बेटे का इलाज कराता है। कुछ ही दिनों में भोला का बेटा ठीक हो जाता है। एक दिन रश्मि भोला से कहती है, आपने मुझे बताया नहीं, आपको पैसे कहाँ से मिले? रश्मि, ये पैसे मुझे एक आदमी ने दिए थे। मैं तो उसे जानता भी नहीं कि वो कौन था, लेकिन वो मेरे लिए भगवान से कम नहीं था। मैंने उसका नाम पूछा, लेकिन उसने अपना नाम बताने से मना कर दिया। मैं उसे जंगल में बेहोशी की हालत में मिला था। उसने मुझसे कहा था कि कुछ पैसों से अपने बेटे का इलाज करा लेना और बचे हुए पैसों से कोई काम शुरू कर लेना। तुम सही कह रहे हो, वो आदमी हमारे लिए किसी भगवान से कम नहीं है। रश्मि, मेरे पास काफ़ी पैसे बचे हुए हैं। मैं सोच रहा हूँ कि इन पैसों से कोई काम शुरू कर लेता हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या काम शुरू करूँ। मैं तो कहती हूँ कि हम एक दुकान खोल लेते हैं जिसमें हम गोभी के पराठे बेचा करेंगे। तुम तो जानते ही हो कि मैं कितने स्वादिष्ट गोभी के पराठे बनाती हूँ। तुम सही कह रही हो रश्मि, सबको गोभी के पराठे बहुत पसंद आते हैं। मैं बाजार जाकर कुछ सामान ले आता हूँ। हम कल से गोभी के पराठे बेचना शुरू करेंगे। भोला बाजार जाता है और पराठे बनाने का सामान ले आता है और अगले दिन
वो गोभी के पराठे बेचना शुरू कर देता है। अरे भोला भाई, गोभी के पराठे बेचना शुरू कर दिए? इनकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। मुझे एक पराठा तो खिलाओ, देखूं तो सही पराठे कैसे बने हैं। हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हें अभी गोभी का पराठा देता हूँ। ये लो भाई, गोभी का पराठा जल्दी से खाकर तो बताओ कैसा बना है। तुम मेरे पहले ग्राहक हो। जैसे ही वो आदमी गोभी का पराठा खाता है, वो खाता ही रह जाता है। उसे गोभी के पराठे इतने पसंद आते हैं कि वो 4 पराठे खा जाता है। अरे भाई, तुमने पराठों में क्या मिलाया है? मेरा पेट तो भर गया, लेकिन मन नहीं भर रहा। ऐसा लग रहा है कि 2-3 पराठे और खा लूं, लेकिन मैं नहीं खाऊंगा। कहीं पता चले मजे मजे में पेट खराब हो जाए, उल्टा लेने के देने पड़ जाए। कुछ ही दिनों में भोला के गोभी के पराठे बहुत मशहूर हो जाते हैं। लोग दूर दूर से उसके पराठे खाने आते हैं। जब गांव में मुखिया को इसके बारे में पता चलता है, तो वो तुरंत भोला की दुकान पर जाता है। वाह भोला, तुमने बहुत बड़ी दुकान खोल ली है। कुछ दिन पहले तुम लोगों से पैसे उधार मांग रही थे। इतना पैसा तुम्हें कहाँ से मिल गया कि तुमने इतनी बड़ी दुकान खोल ली? मुखिया जी, ये सब भगवान की कृपा है। उसके घर में देर है अंधेर नहीं, वो सबका ख्याल रखता है। अरे बात तो बहुत ही ज्ञान की कर रहा है। मैंने तुम्हारे गोभी के पराठों के बारे में बहुत सुना है। मुझे भी 2 पराठे दे दो। हाँ क्यों नहीं मुखिया जी। रश्मि, मुखिया जी को पराठे दो। जैसे ही मुखिया रश्मि के बनाए पराठे खाता है, वो रश्मि की तारीफ करने लगता है। वाह, ये पराठे बहुत स्वादिष्ट है। भोला, तुम्हारी पत्नी के हाथों में जादू है। मैंने अपनी जिंदगी में इतने स्वादिष्ट पराठे कभी नहीं खाए। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। तुम्हारे पराठों के कितने पैसे हुए? ये आप क्या कह रहे हैं मुखिया जी? हम आपसे पैसे कैसे ले सकते हैं? क्यों नहीं ले सकते? ये तुम्हारा काम है। काम में कोई दोस्ती नहीं होती। अगर गधा घास से दोस्ती कर लेगा तो वो खाएगा क्या? लेकिन मुझे बहुत दुख है कि मैं उस दिन तुम्हारी मदद नहीं कर पाया। उसके लिए मुझे माफ कर देना मेरे भाई। मुखिया भोला को पैसे देता है और वहां से चला जाता है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन जब भोला घर लौटता है, तो उसका दोस्त सुरेश घर आता है। बोला, तुम्हारी भाभी बहुत बीमार है। घर में एक पैसा भी नहीं है जिससे मैं उसकी दवाई ला सकूं। तुम ही हो जो इस मुश्किल समय में मेरी मदद कर सकते हो। सुरेश, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अभी पैसे दे देता हूँ। भोला सुरेश को पैसे देता है। सुरेश ने तो ये सोचा था, जैसे मैंने इसे पैसे उधार नहीं दिए थे, भोला भी मुझे पैसे उधार नहीं देगा। लेकिन भोला ऐसा नहीं था। जो भी उसके घर मदद के लिए आता, वो सबकी मदद करता था। ये सब देखकर सुरेश को अपनी गलती का एहसास होता है। वो भोला से कहता है, आज मुझे सच्ची दोस्ती की ताकत का एहसास हुआ है। जब तुम्हारी आर्थिक स्थिति कमजोर थी, तब मैंने तुम्हारे सामने अपने पैसों का दिखावा किया और तुम्हारी हालत का मजाक उड़ाया। मेरे अभिमान और घमंड ने मुझे अंधा कर दिया था कि मैंने तुम्हारी मदद करने से इनकार कर दिया था। लेकिन अब समय ने मुझे एक बड़ा सबक सिखाया है। मैंने देख लिया कि पैसे और ऐशो आराम की दुनिया कितनी छोटी है। सच्ची दोस्ती और इंसानियत का महत्व इससे कहीं ज़्यादा बड़ा है। मुझे अपनी गलती का एहसास है। कृपया मुझे माफ़ कर दो भुजा। सुरेश, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने जो किया वो मेरा कर्तव्य था। सच्ची दोस्ती और इंसानियत का मतलब यही है कि हम मुश्किल समय में एक दूसरे का साथ दें और एक दूसरे की मदद करें। ये तुम्हारे प्रति मेरी जिम्मेदारी थी और मैंने उसे निभाया। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, यही सबसे बड़ी बात है। समझ लो कि पैसे और ऐशो आराम की दुनिया से बढ़कर सच्ची दोस्ती और इंसानियत का महत्व है। यही असली माफ़ी है। इसलिए मैं तुम्हें दिल से माफ़ करता हूँ और यही सबसे बड़ी सज़ा है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। अब तुम घर जाओ और अपना ध्यान रखो। सुरेश घर चला जाता है। भोला अपनी पत्नी से कहता है, हमारे पास जमा पूंजी तो अच्छी खासी हो गई है और हमारा काम भी अच्छा चल रहा है। भगवान की कृपा से सब बढ़िया है। मैं सोच रहा था कि उस भले आदमी के उधार के पैसे मुझे लौटा देने चाहिए। तुम सही कह रहे हो। उस भले आदमी ने हमारी इतनी मुश्किल समय में मदद की थी। उसी की वजह से हम आज यहाँ हैं। अब तुम उसके पैसे लौटा दो। भोला उस अच्छे आदमी के पैसे लौटाने के लिए निकल जाता है। जब वो उसके घर पहुंचता है, तो उसे वो भला आदमी नहीं मिलता। वहां उसे एक दूसरा आदमी मिलता है। भोला उससे कहता है, भाई, यहाँ एक आदमी रहता था, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। कौन आदमी? उसका नाम क्या है? मुझे उसका नाम नहीं पता, लेकिन वो बहुत ही दयालु था। अरे यहाँ ऐसा कोई आदमी नहीं रहता है। मैं इस घर में 20 साल से रह रहा हूँ। अरे मुझे सब याद है। वो आदमी मुझे इसी घर में लेकर आया था। मैं यहाँ लगभग 3 घंटे रुका था। तुम मेरा समय क्यों बर्बाद कर रहे हो ऐसी बेकार बातें करके? मैं तुम्हें कितनी बार बताऊं कि मेरे सिवा यहाँ कोई नहीं रहता है। अब यहाँ से जाओ और मुझे काम करने दो। फिर भोला अपने घर की ओर निकल पड़ता है।
घर पहुंचकर वो अपनी पत्नी से कहता है, रश्मि, आज मुझे एक बहुत अजीब स्थिति का सामना करना पड़ा। जिस घर में वो भला आदमी मुझे लेकर गया था ना, वहाँ मुझे वो नहीं मिला। उसकी जगह एक बिल्कुल अलग आदमी मिला। उसने कहा कि वो इस घर में 20 साल से रह रहा है, उसके अलावा वहाँ और कोई नहीं रहता। क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि वो भला आदमी तुम्हें उसी घर में ले गया था? हाँ, मुझे पूरा यकीन है। उस घर की पहचान मेरे मन में बहुत गहराई से बसी हुई है। वो आदमी मुझे उसी घर में ले गया था और मैं वहाँ लगभग 3 घंटे रुका था। लेकिन आज जब मैं उस घर में जाकर उस आदमी को ढूंढने लगा तो मुझे एक बिल्कुल अलग आदमी मिला। उसने कहा कि वो इस घर में 20 साल से रह रहा है, उसके अलावा वहाँ और कोई नहीं रहता है। मुझे लगता है कि भगवान ने हमारी मदद एक रहस्यमय तरीके से की है। हमें ये मदद तुम्हारी ईमानदारी और अच्छाई की वजह से मिली है। इसके बाद भोला जरूरतमंदों की बहुत मदद करता है। वो कुछ ही दिनों में एक बड़ा सा घर बना लेता है और फिर खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहने लगता है।